गुड इवनिंग टू ऑल। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों के पास? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Good evening, sir. ठीक है। गुड इवनिंग सर। आवाज ठीक से पहुंच रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ सर, आवाज आवाज आ रही है सर। ठीक है। तो ये चौथा लेक्चर है मेरा लॉ पेटेंट का जो है। हम लोग पेटेंटिबिलिटी के संबंध में बात कर रहे थे। ठीक है। एक आईपीआर का जो पेटेंट का इंट्रोडक्शन वो हो चुका था, और फिर मैंने बताया कि अब इसके बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पेटेंटिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पेटेंटिबिलिटी मैंने आप लोगों को बताया कि पेटेंट ग्रांट करने के शर्तों को कहा जाता है। तो पेटेंट ग्रांट करने के शर्त जो हैं कौन कौन से हैं? पहला तो ये कि वो पर्सन जिसको कि पेटेंट ग्रांट किया जाना है वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर होना चाहिए, या उसका असाइनी होना चाहिए, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन इंटाइटल्ड होना चाहिए। ये पेटेंट एक्ट के सेक्शन 6 में दिया हुआ, लेकिन ये प्रोसीजरल है। हम जिस पेटेंटिबिलिटी की बात करेंगे वो सब्सटेंटिव पेटेंटिबिलिटी की बात करेंगे। मतलब इसमें क्या क्या आएंगे? इसमें मैंने बताया कि इसमें पहले तो ये आएंगे, पहला शर्त ये है कि कोई भी पेटेंट के लिए जो अप्लाई करता है, ठीक है, तो वो जिस इन्वेंशन के लिए अप्लाई करता है वो इन्वेंशन अपने आप में नोवेल होना चाहिए। मैंने ये नोवेल्टी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रांट ऑफ द कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन फॉर द ग्रांट ऑफ द पेटेंट, इसको हम लोग नोवेल्टी कहते हैं। दूसरा ये, इट मस्ट एग्जिबिट ए सफिशिएंट इन्वेंटिव स्टेप, जो इसका मतलब होता है कि इट मस्ट हैव नॉन ऑब्वियसनेस। ये सेकंड कंडीशन ऑफ द ग्रांट ऑफ पेटेंट होता है। ठीक है। इसको इन्वेंटिव स्टेप्स कह सकते हैं का रिक्वायरमेंट कर लीजिए, या नॉन ऑब्वियसनेस का रिक्वायरमेंट कर लीजिए। दोनों एक जैसे है, ये इंटरचेंजेबल ही है। अमेरिका में नॉन ऑब्वियसनेस शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इन्वेंटिव स्टेप का शब्द का इस्तेमाल यूके और इंडिया के एक्ट में है। तीसरा कंडीशन ये है कि कोई भी इन्वेंशन जिसके के लिए पेटेंट प्राप्त किया जाना होता है उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। ठीक है। तो ये जो, और चौथा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, चौथा रिक्वायरमेंट ये होता है कि ये जो भी इन्वेंशन का तो कोई दावा करता है और उसके लिए पेटेंट के लिए वो अप्लाई करता है, तो वो इन्वेंशन कुछ इस तरीके के नहीं होने चाहिए जो सेक्शन 3 और 4 में लिस्ट में दिए गए हैं। सेक्शन 3 और 4 क्या है? सेक्शन 3 और 4 जो है एक लिस्ट दिया है पेटेंट एक्ट में, और उसमें बताया गया है कि ये अगर इन्वेंशन है, ठीक है, तो ये पेटेंट ग्रांट नहीं की जाएगी। तो भले ही वो कितना अच्छा इन्वेंशन क्यों ना हो, बट इफ द इन्वेंशन आर सच एज अगेंस्ट द पब्लिक मोरालिटी, तो इस तरह के इन्वेंशंस को इन्वेंशन नहीं मानते हुए उसको पेटेंट ग्रांट नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ये जो चार कंडीशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इन्हीं को हम पेटेंटेबिलिटी कहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि और सारे दूसरे कंडीशंस नहीं है। पेटेंट इफ इट इज टू बी ग्रांट हैज टू सेटिस्फाई द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आल्सो। ठीक है। जैसे कि स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट सेक्शन 10 में दिया गया है। ठीक है। और भी कई सारे प्रोसीजरल्स रिक्वायरमेंट हैं, उनको भी पूरा करना होता है, वो हम लोग बाद में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। हम जो बात कर रहे थे
सबसे पहले, उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहला कंडीशन क्या है, नोवेलिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो नोवेलिटी किसको कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। नोवेलिटी के बारे में बताया था कि आप लोगों को कि नोवेलिटी मीन्स न्यू, ठीक है। न्यू क्या है, और फिर मैं आपको ये भी बताया था कि अगर नोवेलिटी नहीं है तो कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्शंस दिए गए हैं जो कि नोवेलिटी से रिलेटेड है, माने अगर है ना, तो नोवेलिटी से रिलेटेड तो जो सेक्शंस है, सेक्शन 14 है, 15 है, देखें इसमें कंट्रोलर को पावर दिया गया है कि वो एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर सकता है इस ग्राउंड पर कि इन्वेंशन जो है वो न्यू नहीं है, ठीक है। सेक्शन 25 1D है, इसमें पावर दिया गया है, मतलब आम लोगों को कि वो अपोज कर सकते हैं पेटेंट एप्लीकेशन का कि इसमें नोवेलिटी नहीं है। यहाँ तक कि इसको प्री ग्रांट अपोजिशन करते हैं। उसी तरीके से सेक्शन 25 2 भी है, जहाँ पर पोस्ट ग्रांट अपोजिशन दिया गया है, ठीक है ना। तो उसमें भी आपको नोवेलिटी को लेकर के अपोजिशन किया जा सकता है पोस्ट ग्रांट अपोजिशन के दौरान। फिर उसके बाद में सेक्शन 54 1E है, जहाँ पर ये बात कही गई है कि इवन इफ द पेटेंट इज ग्रांटेड आफ्टर द पोस्ट ग्रांट भी क्यों ना हो, पोस्ट ग्रांट अपोजिशन के बाद में भी अगर लगता है कि वो जो नोवेलिटी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा नहीं किया गया है, तो भले ही पेटेंट ग्रांट क्यों ना कर दिया गया हो, हाई कोर्ट उसको रिवोक कर सकती है। फिर सेक्शन 21L है, ये डिफाइन करता है, जब हम बात करते हैं नोवेलिटी, है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइए, नोवेलिटी को मैंने कहा न्यू, तो सेक्शन 21L जो है वो नोवेलिटी तो नहीं डिफाइन करती है, ये कहती है कि न्यू इन्वेंशन क्या है, मतलब वही चीज है। न्यू इन्वेंशन को सेक्शन 2L डिफाइन करती है, ठीक है। और फिर ये कहती है कि इन्वेंशन या टेक्नोलॉजी इज रिगार्डेड एज new if it has not been anticipated by publication in any document or used in a country or elsewhere in the world before the date of the filing of the patent application with complete specification, ठीक है। फिर इसके बाद में कहा कि दैट इज द सब्जेक्ट मैटर हैज नॉट फॉलन इन पब्लिक डोमेन और दैट इट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट। मैंने आपको बताया था कि स्टेट ऑफ आर्ट, इसको प्रायर आर्ट भी समझा जाता है, इसको बैकग्राउंड आर्ट भी समझा जाता है, एक ही चीज है, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया, आपने ये देखा कि न्यू इन्वेंशन को कैसे क्या रिगार्डेड एज न्यू, ए न्यू इन्वेंशन क्या है, इन्वेंशन इज रिगार्डेड एज न्यू इफ इट हैज नॉट बीन एंटिसिपेटेड, और फिर आगे में दिया बाय पब्लिकेशन इन एनी डॉक्यूमेंट और यूज्ड इन एनी कंट्री और एल्सवेयर बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग, ठीक है। तो नोवेल्टी को डिफाइन जो है एंटिसिपेशन के टर्म में किया गया है। कोई चीज नोवेल है तो इसका मतलब वो एंटिसिपेटेड नहीं। नोवेल्टी और एंटिसिपेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कोई चीज अगर एंटिसिपेटेड है इसका मतलब वो नोवेल नहीं। एंटिसिपेटेड है मतलब जानकारी में है, यूज्ड में है। तो जो चीज जानकारी में है वो पब्लिक पब्लिश हो चुका है, लोग जानते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, वो नोवेल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये कठिन काम है किसी चीज को नोवेल जांच, नोवेलिटी की जांच करना, लेकिन ये आसान काम है उसके बनस्पत कि वो एंटिसिपेटेड है कि नहीं, क्योंकि नोवेलिटी इज द सब्जेक्टिव मैटर बट एंटिसिपेशन इज नॉट द सब्जेक्टिव मैटर, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्टिव नहीं। अगर कोई चीज अगर ऑब्जेक्टिव है, मेरी आवाज आ रही है,
यस सर। हाँ, अगर कोई चीज ऑब्जेक्टिव है तो इसका मतलब वो सभी लोगों के नॉलेज में, कई लोगों के नॉलेज में। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो एक्ट है वो एंटिसिपेशन को डिफाइन नहीं करती है, नॉर इट डज डिटेल व्हाट अमाउंट टू एंटिसिपेशन ऑफ द इन्वेंशन। सिमिलरली इट डज नॉट डिफाइन द टर्म स्टेट ऑफ आर्ट। लेकिन पेटेंट एक्ट जो है ये शब्द इस्तेमाल किया है स्टेट ऑफ आर्ट का, एंटिसिपेशन का, इंटरचेंजेबली। ठीक है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं बस केवल रिकैप ले रहा हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद में तुरंत आ जाऊंगा वहां से जहां से शुरू करना है। और फिर मैंने बताया कि उस, हालांकि ये शब्द दोनों का इस्तेमाल जो है इंटरचेंजेबली एक्ट करती है, लेकिन इनके आइडियाज में कुछ अंतर होते हैं। एंटिसिपेशन का जो आइडिया है वो सजेस्ट करता है कि ये गलत होगा किसी व्यक्ति को रोकना उस काम को करने से जो कि जो करते आ रहा है उसी का केवल छोटा सा एक्सटेंशन है। बिफोर द प्रायोरिटी डेट ऑफ द पेटेंट। और स्टेट ऑफ आर्ट क्या है? ये वाइडर नोशन है, इसका आइडिया जो है वो एंटिसिपेशन से ज्यादा वाइडर है। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया कि कोई चीज जो है अगर किसी स्टेट ऑफ आर्ट का पार्ट है तो इसका मतलब है कि कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड फॉर इंफॉर्मेशन टू बी पुट इन एक्चुअल यूज। तो वो चीज इस्तेमाल में हो रही है या नहीं हो रही है, इससे कोई वास्ता सरोकार नहीं। द मेयर फैक्ट दैट इट वाज अवेलेबल एंड वाज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड बाय द पब्लिक इज सफिशिएंट। वो चीज उपलब्ध है और वो यूज किए जाने के लिए कैपेबल है, पब्लिक के द्वारा यूज करने के लिए पब्लिकेबल है, वो चीज वो पर्याप्त है कि वो स्टेट ऑफ आर्ट का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो चीज चीज मैं कह रहा हूं, ये चीज से क्या मतलब है? चीज मतलब इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब इंफॉर्मेशन। कोई इन्वेंशन जो है वो इंफॉर्मेशन ही तो है। इंफॉर्मेशन एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में, एक लॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो इसको लेकर के आप कंफ्यूज मत होइए। फिर मैंने बताया आपको कि कोई इंफॉर्मेशन अगर एसेसेबल है तो उसका एज क्या है, कितने पुराना है, ऑब्सक्यूरिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, लैंग्वेज क्या है, लोकेशन क्या है, ये इरेलीवेंट हो जाता है। Similarly, there are no minimum requirement on how widely the information must be published for it to be disclosed. है ना? तो एक तरीके का सिंगल, यदि कोई इंफॉर्मेशन एसेसेबल है, एज क्या है, ये सब माने नहीं रखता। फिर मैंने आपको ये बताया कि देयर आर नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ हाउ वाइडली द इंफॉर्मेशन मस्ट बी पब्लिश्ड फॉर इट टू बी डिस्क्लोज। तो इस तरीके से एक कॉपी डॉक्यूमेंट का सिंगल कॉपी या सेल ऑफ सिंगल आइटम will be sufficient for the information to become the part of the state of art। अगर आपको क्वेश्चन है तो हमसे ओरली पूछिए, मैसेज मत लिखिएगा, क्योंकि मैं मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जिस मोड में मैं आपको बात कर रहा हूँ उस मोड में मैं मैसेज नहीं पढ़ पाता हूँ। ठीक है, तो एज पेटेंट इज ग्रांटेड ओनली तो जो यूजफुल इंफॉर्मेशन, इन्वेंशन इज इन फैक्ट एन इंफॉर्मेशन।
No information is fit for grant of patent if it does not enable a person to make that come into the practice. ये भी बताया मैंने। तो इसका मतलब ये हुआ कि where a prior art does not enable the information invention to be worked, it cannot be said to be the part of the state of art. एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, आपको बताया था, कोई केमिकल फार्मूला है किसी कंपाउंड का, वो नोन है, अच्छे से नोन है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो केमिकल कंपाउंड जो है किस तरीके से मैन्युफैक्चर्ड होता है ये भी नोन हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे चीजें हो सकते हैं जो कि अननोन हो। तो देयर मे बी सम केसेस वेयर द मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द थिंग इज सेल्फ एविडेंट टू ए मैन स्किल इन द आर्ट फ्रॉम द, हाँ ये अलग बात है, कभी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि वो पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट उसको वो मालूम हो सकता है, अगर उनको थोड़ा सा भी अगर रेफरेंस मिल जाए तो वो ये बता सकता है कि ये कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, बट उनकी वैसे लोग जो होते हैं लिमिटेड होते हैं और रेरर होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि जो इन्वेंशन है उसका नेचर क्या है। तो ये इतनी बातें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब आगे की बात, सरकमस्टांसेस विच एंटिसिपेट द इन्वेंशन। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से सरकमस्टांसेस हैं जो कि इन्वेंशन को एंटिसिपेट करती है। मैंने बताया अगर कोई इन्वेंशन न्यू है, नोवेल है, तो वो एंटिसिपेट नहीं होगी। अगर वो एंटिसिपेट होगी तो वो नोवेल नहीं होगी, माने उसमें नोवेल्टी नहीं होगी। तो हम या पेटेंट ऑफ जो कंट्रोलर है वो नोवेल्टी चेक करने के लिए जो क्राइटेरिया फिट करके रखा हुआ है वो इस तरीके से चेक करते हैं। वो ये चेक करते हैं कि वो इन्वेंशन एंटिसिपेटेड है या नहीं। अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो नोवेल होगा। तो एक्ट में ये सुझाया गया है कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी जिस परिस्थिति में कोई इन्वेंशन जो है वो एंटिसिपेटेड होगी। इन्वेंशन जो है विल बी पेटेंटेबल only if it is novel or new in the light of the prior art or is not anticipated by the prior art। प्रायर आर्ट क्या है मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। कोई इन्वेंशन होगा पेटेंटेबल होगा केवल तभी जब वो नोबल होगा या नया होगा इन द लाइट ऑफ द प्रायर आर्ट, या वो एंटिसिपेटेड नहीं होगा प्रायर आर्ट के। तो व्हाट इन्वेंशन इज न्यू, कौन सा इन्वेंशन न्यू है, अगर इसको समझना है इन रेफरेंस ऑफ द, है ना, दिस इज टू बी अंडरस्टूड इन द रेफरेंस टू द डिफिनेशन ऑफ द न्यू इन्वेंशन एज डिफाइंड इन द सेक्शन 21L। और ये सेक्शन रीड करता है न्यू इन्वेंशन को एज एनी इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी, कौन सा, 21L। न्यू इन्वेंशन, ठीक है, क्या है, एनी इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी, कोई इन्वेंशन या कोई टेक्नोलॉजी विच हैज नॉट बीन एंटिसिपेटेड, जो एंटिसिपेटेड नहीं है बाई पब्लिकेशन के द्वारा इन एनी डॉक्यूमेंट और यूज्ड इन द कंट्री और इल्सवेयर इन द वर्ल्ड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन। जिस दिन आप पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसके पहले किसी डॉक्यूमेंट में पब्लिश नहीं है, या देश में या विश्व में कहीं पर भी वो इस्तेमाल में नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये फाइलिंग की जब मैं बात कर रहा हूं, फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन, इसके साथ में ये लिखा हुआ विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन।
उसके साथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। दैट इज, फिर आगे लिखा गया है, द सब्जेक्ट मैटर हैज नॉट फॉलन इन द पब्लिक डोमेन और दैट इट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट। अब इसी चीज को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए पेटेंट एक्ट 1970 जो है, ये एक लिस्ट प्रोवाइड करता है, लिस्ट ऑफ नॉन एग्जॉस्टिव सर्कमस्टांसेस। नॉन एग्जॉस्टिव मतलब इंक्लूसिव, दैट विल एंटिसिपेट एन इन्वेंशन एंड निगेट्स इट्स नोवेलिटी। तो वो कौन कौन से लिस्ट हैं, अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला आप देखेंगे कि एंटिसिपेशन बाय प्रायर पब्लिकेशन। ठीक है, तो एन इन्वेंशन विल नॉट बी कंसिडर्ड नोबल, कोई इन्वेंशन है वो, कोई इन्वेंशन जो है वो नोबल कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा, विल लगा हुआ है। ठीक है ना। इफ इट इज एंटिसिपेटेड बाय पब्लिकेशन, अगर वो पब्लिश्ड है, वो एंटिसिपेटेड है पब्लिकेशन के द्वारा। कहाँ पे पब्लिकेशन? पब्लिकेशन किसी डॉक्यूमेंट में हुआ होगा। अब फिर वो चाहे डॉक्यूमेंट देश में हो चाहे विश्व के कहीं पर भी हो। अब वो कब पब्लिश हुआ होगा? बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पेटेंट, फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन। जिस दिन एप्लीकेंट जो है पेटेंट के लिए फाइल करता है, उसके वो पहले वो फाइल हुआ होगा, वो पब्लिश हुआ होगा। ये सेक्शन 13(2) में स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह के जो पब्लिकेशन है वुड इंक्लूड द पब्लिकेशन of the complete specification of the patent application filed before the date of the application in question। 13(1)(a) में ये स्पष्ट कर दिया। मतलब वही पब्लिकेशन नहीं हमको विचार करना है जो किसी आर्टिकल, बुक, मैगजीन में ही होते हैं। यहाँ तक कि जब आप कोई पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं, ठीक है, और फिर बाद में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको, मैंने बताया था आपको कि एप्लीकेशन भी कई तरीके के होते हैं। एक प्रायर एप्लीकेशन होता है, बाद में कंप्लीट स्पेसिफिक, बाद में आपका कंप्लीट एप्लीकेशन होता है। जो कंप्लीट कब होता है? जब आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन उसमें लगा चुके होते हैं। तो स्पेसिफिकेशन क्या है? स्पेसिफिकेशन आपका इन्वेंशन है ना, का पूरा पूरा सटीक सटीक ब्यौरा है। जब पहले आप फाइल करते हैं तो वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट नेचर का होता है, उससे ये नहीं पता चल पाता कि आपका इन्वेंशन का स्कोप क्या हैगा, आपने जो क्लेम कर रहे हैं वो उसके स्कोप क्या होंगे। लेकिन जब आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करते हैं तो उसमें आप खुद ही बताते हैं कि मेरे इन्वेंशन का ये स्कोप है और मैं ये जो दावा कर रहा हूँ, मेरे ये दावे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको फाइल करना मैंडेटरी होता है। अगर आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल नहीं करेंगे तो कंट्रोलर उसका एग्जामिनेशन ही नहीं करेगा। और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने की भी एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, तो जब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आप फाइल करते हैं तब उसका वो पब्लिकेशन होता है। वो पब्लिकेशन कहाँ होता है? पेटेंट ऑफिस के जर्नल में। आप चेक करेंगे, आपको पेटेंट एप्लीकेशन के जर्नल, पेटेंट ऑफिस में देखेंगे तो जो उनके हर क्वार्टरली, हर मंथली मंथली जो है वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वो उसको पब्लिश करते रहते हैं। उसका पर्पज ये होता है कि जिसको ऑब्जेक्शन करना है आम पब्लिक को, वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो जो चीजें हैं वो केवल मैगजीन में, बुक में यहीं पब्लिश हुई। यहाँ तक कि वो भी पब्लिकेशन पब्लिकेशन होगा अगर पेटेंट फाइल, पेटेंट एप्लीकेशन के साथ में कोई कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अटैच है और उसको पेटेंट ऑफिस जो है वो पब्लिश करती है।
इसके अलावा फर्दरमोर, इफ ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज पब्लिश्ड आफ्टर फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन रिलेटिंग टू इन्वेंशन and if it has a priority date before that of the patent application relating to the invention will not be considered novel. कोई कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है, वो पब्लिश्ड है आफ्टर फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन रिलेटिंग टू एन इन्वेंशन। पेटेंट एप्लीकेशन किसी इन्वेंशन से ही रिलेटेड होगा तभी तो वो फाइल करेगा, है ना। And if it has a priority date before that of the patent application relating to the invention, तो इन्वेंशन विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी नोबल। ऐसा होता है कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने के लिए 1 साल का समय या तो अभी आप बताएंगे कि कितना मिलता है, ठीक है ना। आज के डेट में मान लीजिए आपने जो है एक एप्लीकेशन फाइल किया पेटेंट के लिए, 1 साल पहले या आपसे 6 साल 6 महीना पहले जो है किसी दूसरे व्यक्ति ने उसी इन्वेंशन से रिलेटेड एक एप्लीकेशन फाइल किया, उसका भी वही इन्वेंशन है, आपका भी वही इन्वेंशन। बाद में आपके इन्वेंशन को फाइल करने के 3 महीने बाद में वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करता है, और वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पब्लिश्ड होता है, ठीक है ना। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करते हैं और फिर उसका पब्लिकेशन होता है। तब भी आपका इन्वेंशन भले ही आपने अभी फाइल किया है, आपको ग्रांट नहीं होगा। क्यों? वही मैं कह रहा हूं, इफ ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज पब्लिश्ड, ये किसका है? ये पहले वाले का है। आफ्टर फाइलिंग ऑफ ए पेटेंट एप्लीकेशन रिलेटिंग टू इन्वेंशन, ये फाइलिंग किसके द्वारा किया है? दूसरे के द्वारा। तो पहला वाला जो था उसका पब्लिश्ड बाद में हुआ, माने आपके फाइलिंग करने के बाद पहले वाले का पब्लिकेशन हुआ, ठीक है। और यदि इसका पहले वाले का जो प्रायोरिटी डेट है, वो आपके प्रायोरिटी डेट के पहले का है, तो इन्वेंशन जो है आपका समझा जाएगा कि वो एंटिसिपेटेड है, वो नोवेल नहीं। इंस्टांसेस के लिए मैंने आपको बताया कि इफ ए फाइल ए पेटेंट एप्लीकेशन ऑन 1 जनवरी 2016 relating to an invention, and if B application on the same invention which was filed on September 2014 is published on 4th of the March 2016, the invention of A will not be considered novel। देखिए इसका प्रायोरिटी डेट क्या है? बी का प्रायोरिटी डेट है सितंबर 2014, पब्लिश्ड कब होता है? 4 मार्च 2016 को। जबकि ए ने फाइल कब किया था? जनवरी 2016। तो जिस दिन फाइल किया था तो जनरली प्रायोरिटी डेट यही होगी, ठीक है। प्रायोरिटी डेट पहले वाले का, ए वाले का ये है, और बी का प्रायोरिटी डेट क्या है? सितंबर 2014 है। तो पब्लिश्ड भले ही बाद में हुआ हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है, ए को पेटेंट ग्रांट नहीं होगा।
ठीक है, ये तो जो पब्लिकेशन से संबंधित बात को लेकर के एंटिसिपेशन की जनरल रूल है। लेकिन इस जनरल रूल के कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी। तो एक्सेप्शंस जानिए क्या है। वेयर द सेक्शन 13 प्रोवाइड्स नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस इन विच द इन्वेंशन विल बी डीम्ड टू बी एंटिसिपेटेड। तो सेक्शन 29 है, 30 है, 31 give account of situation where the prior publication of the invention will not be taken into account of determining the state of art। तो सेक्शन 29, 30 और 31 वो अपवाद हैं इस जनरल रूल के। ठीक है, इन सच केसेस इन्वेंशन will not be will not be deemed to be anticipated। वो क्या है, स्पेसिफिकेशन मेड बिफोर 1912। मैंने क्या कहा, इन सच केसेस इन्वेंशन विल नॉट बी डीम टू बी, ये नहीं माना जाएगा इन्वेंशन जो है कि वो इन्वेंशन एंटिसिपेटेड है। जब कोई चीज नहीं माना जाएगा कि वो एंटिसिपेटेड है, इसका मतलब वो नोवेल है। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं। तो सेक्शन 29(1) में ये दिया गया है कि व्हेन द इन्वेंशन इज पब्लिश्ड इन ए स्पेसिफिकेशन फाइल्ड बिफोर 1 ऑफ द जनवरी 1912। ठीक है, जब इन्वेंशन जो है पब्लिश्ड हुआ है किसी स्पेसिफिकेशन में, वो स्पेसिफिकेशन जो कि फाइल्ड किया गया है 1 जनवरी 1912 को। जब ये पेटेंट एक्ट लाया गया था तो उस समय इसका बहुत क्लास का महत्व था। अब ये ओल्ड बातें हो गई हैं। अब तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका फाइल जो स्पेसिफिकेशन 1 जनवरी 2012 का है, तो उसको भूल जाइए, लेकिन दिमाग में रखे रहिए। ऑब्टेन्ड एंड पब्लिश्ड विदाउट कंसेंट। तो जब कोई मैटर जो है वो पब्लिश होता है, और जो पब्लिश्ड हुआ वो मैटर जो है वो ऑब्टेन्ड किया गया था इन्वेंटर से। वो इन्वेंटर ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर था, या कोई व्यक्ति था जो कि उस इन्वेंशन से रिलेटेड राइट को वो अपने पास पे रखता था विदाउट कॉन्सेंट। कॉन्सेंट नहीं था उसके पास। एंड द पेटेंट एप्लीकेंट लर्न of the publication of the invention and filed the patent application within a reasonable period of time। एग्जाम्पल के लिए, यदि if A takes the information relating to an invention from B's laboratory and publish it without Y's knowledge। ठीक है, तो such application will not be anticipate the invention provided Y file the patent application after learning about the publication within a reasonable period of time। ए है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन लेता है बी के लैब से, और पब्लिश करता है इसको वाई के नॉलेज के बिना। वाई कौन है, वाई जो है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हो। ठीक है, ए क्या है, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर का राइट होल्डर है। उसको किसी ने परमिशन दिया होगा, और सॉरी बी, बी जो है वाई का, वाई ने बी को कोई राइट दे रखा होगा। ए जो है बी के लैब से चोरी कर लेता है इंफॉर्मेशन और पब्लिश कर देता है। तो इस तरह का एप्लीकेशन जो है विल नॉट एंटिसिपेट द इन्वेंशन।
प्रोवाइडेड, शर्त क्या है कि वाई जो है जब उसको मालूम चला कि इस तरीके के पब्लिकेशन हो चुका है, ठीक है, और उसने इसके लिए कंसेंट नहीं दिया था जबकि पब्लिश करने के लिए, तो एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो पेटेंट फाइल करते। अगर वो पेटेंट रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर नहीं फाइल करता, तब भले ही उसके विदाउट कंसेंट से वो डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ हो, ठीक है, वो उसका होता है। तो वो मान लिया जाएगा कि वो इन्वेंशन जो वाई का है वो एंटिसिपेटेड है। However, this exemption will not be available if the invention has been commercially used in India, otherwise than for the purpose of reasonable trial। फिर आगे एक और बात कहा गया कि ये एक्सेप्शन है, लेकिन ये एक्सेप्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। कब नहीं होगा? यदि वो जो इन्वेंशन है उसका वाणिज्यिक उपयोग भारत में किया गया है। अदरवाइज देन फॉर द पर्पज ऑफ रीजनेबल ट्रायल। आगे और स्पष्ट करने के लिए कह दिया गया है कि वाणिज्यिक उपयोग किया गया है, तो इसका ये मतलब हुआ कि रीजनेबल ट्रायल के लिए नहीं वाणिज्यिक उपयोग किया है। अदरवाइज देन फॉर द पर्पज ऑफ रीजनेबल ट्रायल। बात करते हैं तो रीजनेबल ट्रायल के पर्पज से नहीं, बल्कि कॉमर्शियल पर्पज से उस इन्वेंशन का अगर भारत में उपयोग किया गया है तो ये जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन अलाउ नहीं हो। मतलब मान लिया जाएगा कि वो एंटिसिपेटेड है। इफ वाई इन द अबव एग्जांपल, जैसा कि ऊपर में कहा गया हूं, एज मेंशन्ड अबव, सेल हिज इन्वेंशन, अपने इन्वेंशन को वो बेच देता है बिफोर फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन, तो इन्वेंशन जो है वो नोबेल नहीं रह जाता। तीसरा जो सरकमस्टांसेस है वो क्या है? पब्लिश्ड और यूज्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द राइट ऑफ द ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर। तो जब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, व्हेन ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वाज फाइल्ड बाय ए पर्सन and thereafter the invention is published or used by contravening the right of the true and first inventor or any person deriving right from him, तब वो ऐसी स्थिति आती है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, इफ ए इज द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन, ए जो है किसी इन्वेंशन का ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है, और बी उसका जो कलीग पेटेंट फाइल करता है ओवर द इन्वेंशन विदाउट इन्फॉर्मिंग ए के इन्फॉर्म किए बिना, एंड परमिट सी, और सी को परमिट कर देता है कि वो उसका इस्तेमाल करे, तो बी का जो एप्लीकेशन है व्हेन पब्लिश्ड या यूज ऑफ द इन्वेंशन बाय सी, सी के द्वारा इन्वेंशन का यूज होना, ये जब एप्लीकेंट पेटेंट फाइल करेगा, एप्लीकेंट कौन? ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर जब पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करेगा तो ये नहीं समझा जाएगा कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर के द्वारा फाइल किया गया जो पेटेंट एप्लीकेशन है वो, उसमें जो इन्वेंशन की बात हो रही है वो इन्वेंशन एंटिसिपेटेड है, नहीं, एंटिसिपेशन नहीं माना जाए। कम्युनिकेशन टू द गवर्नमेंट,
when the invention is communicated to the government or any person authorized by the government to investigate or its merit. जब इन्वेंशन जो है वो गवर्नमेंट को कम्युनिकेट की जाती है या गवर्नमेंट के द्वारा कोई पर्सन जो अथोराइज किया गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए या इवेल्युएट करने के लिए मेरिट के आधार पर, तब ये नहीं समझा जाएगा कि वो इन्वेंशन जो है वो एंटिसिपेटेड हो गई। अगर ऐसा होने लगे तो पता चला कि ये आसानी से कहा जा सकता है कि भाई साहब आपने तो, मैं कौन हूँ, मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हूँ और आपने मुझे बता दिया तो इसलिए ये एंटिसिपेटेड हो गया, अब आपको पेटेंट ग्रांट नहीं हो सकती। ठीक है ना। किसको किया गया? कम्युनिकेटेड टू द गवर्नमेंट और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट और इट्स मेरिट। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की बात हो रही है, एक्चुअली पे गवर्नमेंट कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट ने अगर आपको कह रखा है कि नहीं आप इनके सामने में आप लेके जाइए, जब आप पेटेंट फाइल कर रहे होते हैं कंट्रोलर के पास में, तो कंट्रोलर भी क्या होता है, वो गवर्नमेंट का ही एथोराइज्ड पर्सन होता है। गवर्नमेंट ने उसको अथॉरिटी दे रखा है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप पटवारी के पास लेके चले जाइए और फिर बाद में कहेंगे कि पटवारी है ना, पटवारी को आपने बता दिया और फिर उसने कहा कि अरे हमने तो गवर्नमेंट की एजेंसी को बताया था। तो पटवारी क्या इस आपके इन्वेंशन को इवेल्युएट करने के लिए अथोराइज किया गया है क्या? इन्वेस्टिगेट करने के लिए अथोराइज किया गया है क्या? नहीं। भले ही वो गवर्नमेंट का, इसीलिए क्या गया क्या, अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट और इट्स मेरिट। अगर उसके सामने अगर आप अपने इन्वेंशन का डिस्क्लोजर करते हैं तो वो एंटिसिपेशन नहीं माना जाए। पब्लिश्ड बिफोर ए लर्नेड सोसाइटी, तो जब कोई इन्वेंशन जो होता है इट इज डिस्क्राइब्ड इन ए पेपर, अब वो पेपर जो है रीड बाय, है ना, डिस्क्राइब्ड इन ए पेपर रीड बाय द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर before the learned society or published with its consent in the transactions of such society, and if the application of the patent is made by the true and first inventor or a person deriving title from him within 12 months after the publication of the paper, तब इस दशा में वो इन्वेंशन जो है एंटिसिपेशन डेट नहीं मानी जाएगी। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी जो होती है वो अपना वो करती रहती है ये सब काम। कोई चीज उन्होंने इन्वेंट किया और अपनी सोसाइटी में उन्होंने, लर्नेड सोसाइटी के बीच में अपनी बातों को उन्होंने रखा। देखिए हमने ये जो है ये पब्लिकेशन मतलब जो है ये चीजों को हमने इन्वेंट किया है, ये किया है, वो किया है, हिंट किया है, दिन किया है, और फिर पब्लिकेशन भी करा दिया। अगर उस ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ने जिसने ये डिस्क्लोजर किया अपने इन्वेंशन का लर्नेड सोसाइटी के बीच में, ये पब्लिश किया इन सोसाइटी के जो पब्लिकेशंस हैं में, अगर वो 1 साल के अंदर अंदर में इस तरह का जब पब्लिकेशन होता है, अगर 1 साल के अंदर अंदर में अगर वो पेटेंट के लिए फाइल करते हैं, तब उनकी फाइलिंग को, उनकी जो एप्लीकेशन है वो ये नहीं समझा जाएगा कि वो एंटिसिपेटेड। ये कहाँ दिया गया है? सेक्शन 31 डी। एग्जाम्पल के लिए एक रिसर्च स्कॉलर है जीजीयू का, बिलासपुर का अपना, ही पब्लिश हिज रिसर्च पेपर on the treatment of the HIV in the Journal of the GGU entitled International Journal of the Natural Cause and Natural Treatment। मान लीजिए
which is distributed among the 100 universities and libraries all over the world. So such a publication will not amount to anticipation of the invention, provided the patent application relating to invention has been filed within 12 months from the date of the publication. तो आप क्या पढ़ रहे थे? आप ये पढ़ने की जानने की कोशिश कर रहे थे कि कौन-कौन परिस्थितियां में इन्वेंशन जो है वो एंटिसिपेटेड मान ली जाती है। तो एक बताया कि वो तब मान ली जाती हैं जब वो इन्वेंशन जो है वो पब्लिश्ड हो जाता है, पब्लिश्ड इन एनी डॉक्यूमेंट या किसी दूसरे पेटेंट एप्लीकेशन के है ना कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। और फिर उसका आपने एक्सेप्शन भी जाना, लेकिन एंटिसिपेशन खत्म नहीं हुआ। एंटिसिपेशन एक और तरीके से भी हो सकता है, पब्लिकेशन से भिन्न एक और तरीके से भी हो सकता है। ये हो सकता है बाय पब्लिक नॉलेज के द्वारा भी कोई इन्वेंशन जो है वो एंटिसिपेटेड हो सकती है, या पब्लिक के यूज के द्वारा भी वो इन्वेंशन जो है वो एंटिसिपेटेड हो सकती है। अगर फिर बता दे रहा हूं मैं, अगर कोई चीज एंटिसिपेटेड है तो वो नोवेल नहीं। तो आपने देखा पब्लिक नॉलेज, और ये पब्लिक नॉलेज किस तरीके का? प्रायर पब्लिक नॉलेज या पब्लिक यूज। तो इसलिए प्रायर नॉलेज और यूजेज, ये दो और भी तरीके हो सकते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं ए ब्रॉड सोर्स फॉर डिटरमिनिंग द स्टेट ऑफ आर्ट। पब्लिक नॉलेज अबाउट द इन्वेंशन और पब्लिक यूजेज ऑफ एन इन्वेंशन बिफोर द फाइलिंग डेट ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन जो है will anticipate your invention or negate its novelty. So if an invention is publicly known या publicly used, not only this will be a ground of the opposition to a patent application, but also on such basis the patent granted on the application may be revoked. सेक्शन रिवोकेशन के बाद सेक्शन 64(1)(e) और अपोजिशन की बात देखेंगे, ये पोस्ट ग्रांट ऑब्जेक्शन है और ये प्री ग्रांट ऑब्जेक्शन 25(1)(d) और 25(2)(d). और इसका जो दायरा है, द एम्बिट ऑफ द अबव सेक्शन इज लिमिटेड टू द नॉलेज और यूज विद इन इंडिया। हाउएवर द डेफिनेशन ऑफ द न्यू इन्वेंशन जो है, इट एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द पब्लिक यूज बियॉन्ड द इंडिया। तो भले ही एक्ट में ये बात लिखी गई है कि नॉलेज इन इंडिया, यूज इन इंडिया, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन जो है वो इंडिया एंड बियॉन्ड इंडिया भी है। और ये जो इम्प्लीकेशन है बियॉन्ड इंडिया, ये कहां से आता है? जब आप न्यू इन्वेंशन का सेक्शन 2L जिसमें न्यू इन्वेंशन दिया गया है, जब आप उसको डिफाइन करते हैं तब, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि इस एक्ट में थोड़ा लैकुना है, इसको अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, लेकिन ये अच्छे से समझा जा चुका है जुडिशियरी के द्वारा भी और आम लोगों के जन के द्वारा भी, और कंट्रोलर भी इस तरीके का प्रैक्टिस करते हैं। तो इट कवर एनी इन्वेंशन ऑन टेक्नोलॉजी, कोई भी इन्वेंशन या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द कंट्री और एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। ये तो जनरल बात है। तो पब्लिक नॉलेज जो है, अब आते हैं पब्लिक नॉलेज पर।
It not mean widespread use to the knowledge. अब कह सकते हैं कि साहब ये ऐसा है कि पब्लिक नॉलेज, अरे पब्लिक नॉलेज कहाँ से हुआ, 4 लोगों को तो मालूम है और ज़्यादा तो है नहीं। बस 4 लोगों को आप कह रहे हैं पब्लिक नॉलेज, 4 लोगों से पब्लिक हो जाता है क्या? एक्ट कहता है कि नहीं साहब, हमको पब्लिक नॉलेज है, दैट इज 4 हो चाहे 3 हो, दैट इज अपने आप में सफिशिएंट। इसीलिए कहा गया पब्लिक नॉलेज नीड नॉट मीन widespread use to the knowledge by the public. To satisfy the requirement of being publicly known as used in the above section, it is not necessary that it should be widely used to the knowledge of the consumer public, nor does it require that it must be published. कोई चीज अगर पब्लिक नॉलेज में है तो पब्लिक नॉलेज तो का रिक्वायरमेंट ऐसे भी सेटिस्फाई होता है कि अगर वो भले ही वो पब्लिश क्यों ना हो, अगर वो पब्लिक नॉलेज में वो अपने आप में पर्याप्त है, आपका इन्वेंशन जो है वो फ्रस्ट्रेट कर देगा पेटेंट एप्लीकेशन आपका। ठीक है? ये जो है बहुत बड़ा दौरा है। ए मैटर मे बी पब्लिकली नोन इवन इफ इट इज नॉट पब्लिश्ड इन ए डॉक्यूमेंट। एन इन्वेंशन मे बी पब्लिकली नोन। अब कैसे कोई इन्वेंशन पब्लिकली नोन होता है? बाय ओरल डिस्क्लोजर, बाय रिटन डिस्क्लोजर, बाय डॉक्यूमेंट और बाय पब्लिक यूज। An invention can become publicly known by prior oral disclosure if the information about the invention was communicated to any member of the public who was free in law and equity to use it as he pleased. अब थोड़ा सा चेक लगाना पड़ेगा कि पब्लिकली नोन किसको कहेंगे। तो वो इंफॉर्मेशन जो इन्वेंशन से रिलेटेड है वो पब्लिक ऐसे पब्लिक मेंबर को कम्युनिकेट हुई है जो स्वतंत्र था अपने आप में, उसके ऊपर में कोई बाध्यता नहीं थी, वो स्वतंत्र था द लॉ ऑफ द इन द लॉ एंड इन द इक्विटी टू यूज इट अपनी मर्जी से, उस इंफॉर्मेशन का अपनी मर्जी से। ठीक है? तो इसका ये मतलब हुआ कि जहां पर 5-6 लोग या 10 लोग या 15 लोग किसी एक लैब में काम करते हैं किसी इन्वेंशन से रिलेटेड, और वो 15 लोग जो हैं उनको मालूम है, लेकिन ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर के साथ में उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है कि वो इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, वो उसको लीक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वो फ्री नहीं। अगर ऐसे लोगों को, अगर वो इंफॉर्मेशन जो है, वो इन्वेंशन जो है वो नोन होता है तो उसको पब्लिकली नोन नहीं कहा जाएगा। ठीक है? एन इन्वेंशन may not be considered as new if it was put to the prior public use। अब ये पब्लिकली नोन तो हो गया। अब दूसरी बात था, वो ये था कि प्रायर पब्लिक यूज। तो प्रायर पब्लिक यूज क्या होता है? आप ये बताया गया है आपको कि कोई इन्वेंशन जो है वो नहीं न्यू समझा जाएगा यदि लोग, अगर वो जो है पब्लिक यूजेस में है पहले से ही वो पब्लिक यूज। तो एन इन्वेंशन इज विथ रिगार्ड टू प्रोसेस इफ द, अगर मान लीजिए कि अगर इन्वेंशन जो है, मैंने शुरू में बताया था कि पेटेंट 2 चीजों के लिए ग्रांट की जाती है, एक प्रोडक्ट और दूसरा प्रोसेस के। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेंशन 2 तरीके का हो सकता है, एक प्रोसेस इन्वेंशन और एक प्रोडक्ट इन्वेंशन। ठीक है? प्रोडक्ट इन्वेंशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका? मेडिसिन वगैरह वगैरह जो कोई प्रोडक्ट है। प्रोसेस माने किसी प्रोसेस के जरिए आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो अगर इन्वेंशन जो है वो आपका प्रोसेस से रिलेटेड है, देन द प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड
publicly known or used if the product made by such process is imported into India before the priority date of the patent application. पेटेंट एप्लीकेशन के प्रायोरिटी डेट के पहले इस तरीके का प्रोडक्ट जो उस प्रोसेस से निकलता है उसको भारत में इंपोर्ट किया गया। अगर कर लिया गया है तब फिर वो एंटिसिपेटेड माना जाए, वो प्रोसेस एंटिसिपेटेड है। ध्यान बस इतना देने का होगा कि आपको ये चेक करना है कि वो जो इंपोर्ट किया गया है वो पेटेंट यहाँ पे जो फाइल की गई है उसकी प्रायोरिटी डेट से पहले आया है या बाद में आया। अगर बाद में आया है तो एंटिसिपेटेड नहीं होगा, अगर पहले आ गया है तो एंटिसिपेटेड होगा। दूसरी बात, पब्लिक यूज डज नॉट मीन यूज बाय द पब्लिक। पब्लिक यूज का ये मतलब नहीं होता है कि यूज बाय द पब्लिक, बट यूज इन ए पब्लिक मैनर। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं पब्लिक यूज का तो आप ये मत समझिए कि इट इज यूज बाय पब्लिक, बल्कि ये समझिए कि इट इज यूज इन ए पब्लिक मैनर। एंड पब्लिक मैनर की बात करेंगे तो उसका यह मतलब हुआ कि नॉट सीक्रेट। इट मीन्स ए यूज इन पब्लिक so as to come to the knowledge of others other than the inventor. So if a manufacturing or selling of an article gives the public knowledge about the article, it will amount to the prior use of the article. ठीक है, पेटेंट फाइल किया नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने लगे आप और उसको सेलिंग भी करने लगे और वो पब्लिक के बीच में वो चला भी गया आर्टिकल, पब्लिक जो है आराम से उसको यूज कर रही है और यूज करते वो आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये इन्वेंशन क्या है आपका। तो मान लिया जाएगा कि ये पब्लिक यूज है आपका। अब बाद में आपको होश आया कि नहीं पेटेंट फाइल करना चाहिए तो आप करते रहिए, सब आपको पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। तो प्रायर पब्लिक यूज विल इंक्लूड, अब प्रायर पब्लिक यूज जो है विल इंक्लूड प्रैक्टिस ऑफ एन इन्वेंशन एंड प्रायर पब्लिक सेल ऑफ ए गुड्स। तो प्रायर पब्लिक यूज में क्या क्या शामिल है? इन्वेंशन का प्रैक्टिस भी शामिल है एंड प्रायर पब्लिक सेल भी शामिल। किसी इन्वेंशन को आप बार बार कर रहे हैं पब्लिक के बीच, इंटेंशन जो है यूजर का वो माने नहीं रखता। द इंटेंशन ऑफ द यूजर इज irrelevant. Prior usage which defeat a patent need not be habitual. तो प्रायर यूज के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका जो यूजेज है वो हैबिचुअली हो। एक सिंगल यूज भी अपने आप में पर्याप्त है आपके पेटेंट एप्लीकेशन को फ्रस्ट्रेट करने के लिए। प्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आर्टिकल बिफोर द डेट ऑफ पेटेंट। अब कोई कहता है कि साहब हमने तो बेचा नहीं है, हमने खाली बस लोगों को ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है उस आर्टिकल को जिसको कि हमने इन्वेंट किया था, है ना। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन कब किया? पेटेंट फाइल करने के पहले कर दिया। इट विल आल्सो अमाउंट टू प्रायर यूज। यहां तक कि कोई व्यक्ति जो होता है इवन एक गिफ्ट ऑफ ए सिंगल यूनिट गिफ्ट कर दिया कैन कॉन्स्टिट्यूट ए प्रायर यूज। सेंडिंग सैंपल्स ऑफ द गुड बिफोर द डेट ऑफ द पेटेंट even if they be only the rough sample to the potential customers
with a view to obtain order for the good when it is patented amount to prior user। और आपका जो पेटेंट एप्लीकेशन है वो पर्याप्त रूप से इनवैलिडेट हो जाएगा। आपने क्या किया, आपने अभी फाइलिंग लिया नहीं, आपने पेटेंट फाइल किया नहीं, उसके पहले आपने सैंपल जो है वो भेज दिया लोगों के पास में, पोटेंशियल कस्टमर्स के पास में, ताकि लोग जो है अपना ऑर्डर कर सकें। और फिर अब आप ऑर्डर करेंगे, जब पेटेंट ग्रांट हो जाएगा, मान लिया जाएगा कि वो पेटेंट जो है वो प्रायर यूजेज में आ गया, और आपका फिर पेटेंट एप्लीकेशन जब फाइल करेंगे वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इस जनरल नियम का एक्सेप्शंस भी है। जैसे आपने इसके पहले वाले पब्लिकेशन के केस में आपने देखा कि उसके एक्सेप्शंस हैं, तो इसके भी एक्सेप्शन टू द पब्लिक नॉलेज एंड पब्लिक यूज। पहला है इनेबलिंग डिस्क्लोजर, हेडिंग है। तो ये ठहराया गया है कोर्ट के द्वारा कि फॉर ए डिस्क्लोजर टू बी एन इफेक्टिव अगेंस्ट द नोवेलिटी it has to be an enabling disclosure, that is it must disclose the method of working the invention। कोई इन्वेंशन है, an invention was not made available to the public by published statement of its existence unless the method of working was so evident as to require no explanation or no experiment। अब आपने डिस्क्लोज तो कर दिया, या पब्लिक के पास में वो यूजर्स के द्वारा गया हो, चाहे वो किसी भी तरीके में वो इंफॉर्मेशन आया है, लेकिन आपको पास में उस इंफॉर्मेशन से आप उस चीज को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे, उसको वर्किंग नहीं, उस इन्वेंशन को आप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा डिस्क्लोजर का क्या मतलब? कुछ नहीं। तो ये नहीं समझा जाएगा कि वो एंटिसिपेटेड हो गया। इसीलिए कहा गया कि अनलेस द मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ द इन्वेंशन वाज सो सेल्फ एफिशिएंट, वो इतना सेल्फ एविडेंट है अपने आप में कि अब उसको किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा है तब तो वो इन्वेंशन जो है वो एंटिसिपेटेड होगा बाय प्रायर यूजेज या पब्लिक नॉलेज। लेकिन नहीं साहब, जितना जानकारी आया है पब्लिक डोमेन में वो उतना पर्याप्त नहीं है कि वो इन्वेंशन कैसे वर्क करता है। इसके लिए फर्दर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसा है, फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, फर्दर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, तो नहीं समझा जाएगा कि वो पब्लिक यूजेज में है वो इंफॉर्मेशन, या पब्लिक नॉलेज में है। एग्जाम्पल के लिए, इफ द नॉलेज फॉर द ब्लीचिंग ऑफ द जूट, हेल्म और पेपर पल्प इज पब्लिकली अवेलेबल, so such knowledge will not anticipate a process for bleaching nuts because there are difficulty in applying the process to nut which will require experiment। ब्लीचिंग आप जानते हैं, लोगों के पास में नॉलेज है जूट पर ब्लीचिंग कैसे होगा, हेल्प हेम्प पर कैसे ब्लीचिंग, पेपर पे कैसे जो है, पेपर पल्प पे कैसे ब्लीचिंग होगा, ठीक है ना, ये नॉलेज है। लेकिन नट को कैसे ब्लीच किया जाए, ब्लीच, ये नहीं है मालूम। So such knowledge will not anticipate a process for bleaching nut because there are difficulties in applying the process of nuts। ब्लीचिंग का प्रोसेस नट्स पर अप्लाई करने के लिए बहुत सारे डिफिकल्टीज हैं, और इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, तो आप नहीं समझेंगे कि ये एंटिसिपेटेड है। अगर कोई दूसरा सीक्रेट यूज, सीक्रेट यूज और नॉलेज ऑफ एन इन्वेंशन विल नॉट अमाउंट टू पब्लिक। कोई यूज है
वो सीक्रेटली है, कोई नॉलेज है वो सीक्रेट नॉलेज है, पब्लिक यूज, पब्लिक यूजेज नहीं है। मैंने पहले बताया था कि पब्लिक यूज मीन्स अदर देन, मतलब जो ऐसे व्यक्ति के पास में नॉलेज का पहुंच जाना जो कि विधि के अनुसार वो स्वतंत्र हो, उसको अपने मर्जी से इस्तेमाल करने का। तो इफ ए फ्यू पीपुल हैव एक्सेस टू द इन्वेंशन and such people are bound by the instrument of confidentiality, it will not be considered to the public use or public knowledge under the act. Example भी है, X invent a time machine and allow his colleague to use it every weekend under the agreement of secrecy. So such use by the X will not be considered to be public use or public knowledge. चलिए आज के दिन इतना ही। नोवेल्टी समाप्त होता है, नोवेल्टी में, हाँ, नोवेल्टी का बात जो है वो समाप्त हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूसरा इन्वेंटिव स्टेप्स के बारे में बताएंगे। और कल 2 से 5 जो है मेरा जो है वो एग्जाम ड्यूटी है, तो मैं कल 2 से 5 के बीच में आप लोगों का क्लास इसका तो नहीं ले पाऊँ। परसों दिन फिर हम समय पर मिलेंगे, अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साइड से नहीं आता है कि आप लोगों को क्लास का। ठीक है, आपको अगर इस संबंध में अगर कोई डाउट यस। है तो आप हमसे पूछ सकते हैं आज के इस लेक्चर में। आप सारे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं, यहाँ नहीं पूछ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कल क्लासरूम में आप हमसे पूछेंगे। और क्लासरूम में भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कोई भी अवेलेबल टाइम पर जब हम रहते हैं, मेरे पास समय रहता है, तो आप आकर के मेरे से आप मिल करके आप पूछ, या फिर आप ये क्वेश्चंस जो हैं जो आज मैंने नोटिफाई किया हूँ क्लासरूम में, आप उसमें डाल सकते हैं। थैंक यू फिर। आप लोग लीव कर सकते हैं।